जिन सांसदों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार पूरे कानूनी ढांचे को अपने हिसाब से बदलने की तैयारी में थी, जिन सांसदों को खास तौर पर दिल्ली में रोका गया था, जिन सांसदों की मौजूदगी को लेकर 3 लाइन का व्हिप तक जारी कर दिया गया था, आखिरकार वो सांसद हैं कहां? संसद का मानसून सत्र के आखिरी 4 दिन बच गए हैं और जिस बुनियाद पर मोदी और शाह ने अपनी पूरी रणनीतिक बिसात बिछाई थी, वो बिसात अब बिखरती नजर आ रही है। सत्ता के गलियारों में जो 37 सांसदों का जादुई आंकड़ा गूंज रहा था, जिन 37 सांसदों को लेकर बीजेपी को यकीन था कि ये तो अपने ही हैं, ये कहां जाएंगे, वो पूरा गणित एक झटके में उल्टा पड़ता दिख रहा है। तो क्या अब जंतर मंतर के आंदोलन के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार एक और बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है? क्या ये 4 दिन इस सरकार के लिए इतने भारी पड़ने वाले हैं जिसकी कल्पना भी सत्ता के अंदर बैठे लोगों ने नहीं की थी? स्वागत आप सभी का बुद्धा इंस्पायर्ड चैनल पर। इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत गजब की स्थिति बन चुकी है। एक कहावत है, आगे कुआं और पीछे खाई। बीजेपी बिल्कुल उसी हालत में फंसी हुई है। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसे कई बार आप चिलचिलाती धूप में बाइक या कार से लंबी सड़क पर जा रहे होते हैं और सामने कुछ दूरी पर आपको लगता है कि पानी की एक चमकती हुई लहर बह रही है। दिल खुश हो जाता है कि चलो गर्मी में थोड़ा ठंडक का एहसास होगा, लेकिन जैसे जैसे आप नजदीक पहुंचते हैं वैसे वैसे वो पानी गायब होता जाता है। नजदीक पहुंचकर पता चलता है कि ये तो सिर्फ मृग तृष्णा थी, ये तो सूरज की रोशनी का धोखा था, सड़क की तपिश का भ्रम था, पानी वहां था ही नहीं। ठीक यही हाल आज बीजेपी का है। जब अकाली दल के साथ बैठक हुई, गठबंधन की सुगबुगाहट सामने आई तो बीजेपी और उसके दरबारी मीडिया ने इतनी बड़ी हवा बांधी जैसे मानो परिसीमन का बिल पास ही हो चुका है। एफसीआरए का मामला तो जैसे कोई मुद्दा ही नहीं है, एक झटके में निकाल लेंगे। पूरा माहौल ऐसा बनाया गया जैसे 50 सांसदों वाली कोई विशाल पार्टी बीजेपी के साथ आ गई हो। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? शिरोमणि अकाली दल के पास लोकसभा में सिर्फ एक सांसद है, सिर्फ एक। और इस एक सांसद के बल पर पूरे देश में जो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हुई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक जुगलबंदी थी। मकसद यह था कि विपक्ष को यह लगे कि सरकार के पास बहुमत के अलावा भी सहयोगी हैं, कि सरकार के पास वो ताकत है जिससे कोई भी बिल आराम से पास किया जा सकता है। लेकिन जनता को यह याद रखना चाहिए कि ये वही अकाली दल है जो बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टियों में से एक रही है, और ये वही अकाली दल है जिसने किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी को खुले तौर पर सुनाकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से नाता तोड़कर गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला किया था। यानी ये रिश्ता पहले भी टूट चुका है और जब भी टूटा है बड़े धमाके के साथ टूटा है। इसी बीच मोदी शाह की सरकार को एक और बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, और वो झटका है सहयोगी सांसदों के खिसकने का। पिछले 16-17 दिनों से आप देख रहे हैं कि अमित शाह लगातार संसद परिसर पहुंच रहे हैं, अपने संसदीय कार्यालय में जाते हैं, बैठक करते हैं, नेताओं से बात करते हैं, मिलते हैं, लेकिन चंद कदमों की दूरी पर जो सदन का दरवाजा है, जहां असल में उन्हें जवाब देने के लिए जाना चाहिए, वहां वो नहीं पहुंच पाते। यही अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर लगातार महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर कई दौर की बैठकें हुई हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह की 3 से 4 बार आमने सामने की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इन बैठकों की खबर दरबारी मीडिया के मुंह से बाहर नहीं आ रही है। जब सत्ता की मीडिया चुप हो जाए तो समझ जाइए कि कुछ बहुत बड़ा भीतर पक रहा है। ऐसे में उन 37 सांसदों की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनके बारे में बीजेपी का पूरा अहंकार यही था कि अरे ये तो अपने ही हैं, ये कहीं नहीं जा सकते। लेकिन यही अहंकार अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। बचपन में आप सभी ने सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा। उस खेल में एक अजीब सी बात होती थी। आप अपनी गोटी लेकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते थे। एक सीढ़ी मिलती थी, सीधे ऊपर छलांग मारकर चले जाते थे। आपको लगता था कि जीत करीब है, लेकिन तभी अचानक एक सांप मिल जाता था, आपकी गोटी पर डंक मार देता था और आप धड़ाम से नीचे आ जाते थे।
जो सफर आपने घंटों में तय किया था वो एक झटके में मिट्टी में मिल जाता था। मोदी, शाह और पूरी बीजेपी की स्थिति इस समय बिल्कुल वैसी ही है। हर घंटे, हर दिन कीलें कसी जा रही हैं, कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं, किसी भी तरीके से इस मझधार से नाव को निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन ठीक उसी समय राहुल गांधी की टीम अभिजीत दीपके के साथ जैन जी, पूरा इंडिया गठबंधन और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि खुद बीजेपी के अंदर खाने पुराने सहयोगी जैसे जेडीयू और टीडीपी भी कुछ मुद्दों पर दबे लफ्जों में अपनी नाखुशी का इजहार करने लगे हैं। ये वो संकेत है जो पर्दे के पीछे बहुत कुछ कह जाता है। जब बड़े गठबंधन में सहयोगी दल खुलकर तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ बोलती है। तो समझ जाइए कि दीवार पर लिखी इबारत साफ है। पिछले सत्र में हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से मानसून सत्र के आखिरी बचे 4 दिनों में बीजेपी दरअसल अपनी नाक बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब तक वो जो शब्द संसद के पटल से गूंज रहे थे वो बहुत तीखे थे। भगोड़े, डरपोक, आ नहीं रहे, कहां छिपे हैं, एसी कमरों से घसीट कर लाना पड़ेगा, ये सब शब्द विपक्ष के मुंह से खुलेआम निकल रहे थे। 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तेवर और गुस्से में अमित शाह के लिए एक एक शब्द चुन रहे थे वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। एक बुजुर्ग नेता जब जोश में आ जाता है और पूरे देश की जनता की तरफ से बोलता है तो उसका असर बहुत लंबा होता है। ऐसे में बीजेपी अब इन 4 दिनों को अपने हिसाब से बुनाना चाहती है, कुछ ऐसे बिल पास करवाना चाहती है जो उनकी राजनीति को आगे का खाद पानी दे सकें। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस संख्या बल के भरोसे ये सब करना है वो संख्या बल अब हिल रहा है। हमने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था कि 3 बीजेपी सांसदों ने पार्टी से दूरी बनाने का सीधा ऐलान कर दिया है और ये 3 बागी सांसद अकेले नहीं है, इनके साथ 17 और सांसदों की सांसदी पर भी तलवार अटकी हुई है। जिस दिन इन पर फैसला आ जाएगा उस दिन 20 बागी सांसदों की मौजूदगी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। यही स्थिति उद्धव ठाकरे गुट के 6 बागी सांसदों के साथ भी होने वाली है। ये पूरा गणित बहुत नाजुक तराजू पर टिका हुआ है और तराजू के एक पलड़े पर एक भी दाना गिरा नहीं कि पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। तमिलनाडु का मामला तो और भी दिलचस्प है। पहले बीजेपी को लग रहा था कि डीएमके के कुछ सांसदों के साथ भी तालमेल बैठाया जा सकता है, कुछ पर्दे के पीछे की बातचीत भी चल रही थी, लेकिन डीएमके ने खुलकर ऐलान कर दिया कि हम किसी भी सूरत में सत्ता पक्ष के साथ नहीं जाएंगे। सिर्फ ऐलान ही नहीं किया बल्कि पूरे तमिलनाडु में एक बड़ा राजनीतिक मंच तैयार कर दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की सरकार, गठबंधन के लोग, यहां तक कि विपक्ष का हिस्सा माने जाने वाले डीएमके और खुद एएफएडीएमके के लोग भी, एआईएडीएफके के कई लोग, ये सब मिलकर बैठकें कर रहे हैं। मकसद एक ही है, दक्षिण भारत के सभी राज्यों को एक साथ लाकर बीजेपी के ऑपरेशन परिसीमन को किसी भी तरीके से नाकाम करना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपने गठबंधन के सभी सांसदों की एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के तमिलनाडु के हर सांसद ने हिस्सा लिया। एक हुंकार भरी गई, एक फैसला हुआ कि अब बहुत हो गया, अब ये वक्त है कि उन सारे बिलों को रोका जाए जिन पर वोटिंग की जरूरत है। ध्वनि मत से पास कराने वाला खेल तो लोकसभा के स्पीकर के हाथ में है, वो जब चाहें जैसा चाहें पास करा देते हैं, लेकिन जिन बिलों में वोटिंग होगी वहां असली खेल होगा और वहीं पर सरकार की सांसें अटकी हुई है। दक्षिण भारत को सबसे बड़ी चोट परिसीमन के मुद्दे पर लग रही है। जनसंख्या के आधार पर संसद में सीटों का जो बंटवारा प्रस्तावित है उससे दक्षिण भारत की सीटें कम होंगी, यानी इन राज्यों का प्रतिनिधित्व घटेगा। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये पूरे लोकतांत्रिक ढांचे में इनकी आवाज को कमजोर करने का प्रयास है। दक्षिण भारत के नेताओं को ये बात बहुत गहराई तक चुभ रही है और इसी चुभन ने उन्हें एकजुट कर दिया है। एक कहावत है कि जब आपस में ठनी हो तब भी बाहरी हमले के सामने सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। यही तो हो रहा है। जो पार्टियां आपस में एक दूसरे के गले काटने पर आमादा थी वो आज एक मंच पर बैठकर परिसीमन के खिलाफ रणनीति बना रही है। और इसकी शुरुआत सिर्फ परिसीमन से नहीं हुई है। इससे पहले केंद्र सरकार बड़ी चालाकी से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेकर आई थी, यानी दक्षिण भारत के लोगों को भी अब अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी सीखनी होगी। दक्षिण भारत के नेताओं का सीधा सवाल है कि हम क्यों सीखें?
क्या उत्तर भारत के लोग हिंदी और अंग्रेजी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम सीखते हैं? जब उत्तर से नहीं मांगा जाता तो दक्षिण पर क्यों थोपा जाए? ये पूरी बहस लोकतंत्र के संघीय ढांचे से जुड़ी हुई है और इसी संघीय ढांचे पर बीजेपी बार बार हमले करती नजर आ रही है। अब आते हैं उस असली बदलाव पर जो पिछले कुछ महीनों में देश की राजनीति में आया है। पहले माहौल ये था कि बीजेपी के लिए पूरा मैदान खुला हुआ था, कुछ भी करती, दरबारी मीडिया उसे मास्टर स्ट्रोक बताती, कोई भी फैसला लेती, चापलूस पत्रकार उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ते, कोई भी भाषण होता ट्रेंडिंग हैशटैग बना दिया जाता। लेकिन अब खेल बदल चुका है। जब से जैन जी की शक्ति और राहुल गांधी की मेहनत एक साथ मिली है, तब से पूरे देश में सरकार के सामने बैरिकेडिंग्स खड़ी होती जा रही हैं। कई बुद्धिजीवी अब खुलकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बातचीत का जो अंदाज है वो जैन जी को अपनी ओर खींच रहा है। कई तो यहां तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लाख कोशिश कर लें जैन जी की भाषा बोलने की, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने की, फ्रेंड्स कहकर संबोधित करने की, लेकिन मोदी के मुकाबले जैन जी को ज्यादा अनुकूल राहुल की भाषा लगती है। इसका बहुत बड़ा कारण है प्रधानमंत्री की हालिया इंस्टाग्राम एक्टिविटी युवाओं को एक ऊपर से नीचे की तरफ की गतिविधि की तरह लगती है। यानी बच्चों को ये एहसास होता है कि ये सिर्फ एक पीआर कोशिश है, ये सच्ची कोशिश नहीं है। जबकि राहुल गांधी का अंदाज बच्चों को अपने साथ खड़ा दिखता है। बच्चे उन्हें अपने बीच का महसूस करते हैं, ना कि किसी ऊंचे मंच से उपदेश देने वाला व्यक्ति। यही तो असली फर्क है। हाल में आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और जैन जी का करिश्मा किस तरीके से सामने आया था। अभिजीत दीपके की टीम ने जमीन पर वो काम किया जिसकी कल्पना पहले किसी ने नहीं की थी, और उसके बाद विधानसभा चुनावों में भले ही बीजेपी ने बाई हुक और बाई क्रुक जीत हासिल की हो, लेकिन असली मोमेंटम अब बदल चुका है। जब से देश की युवा शक्ति ने अपनी ताकत महसूस की है, तब से बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी है। कई राजनीतिक बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष इस मोमेंटम को बरकरार रखने में कामयाब हो पाता है तो जैसे नीट के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था, वैसे ही आने वाले दिनों में एक के बाद एक बड़े इस्तीफे देखने को मिल सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई मामूली घटना नहीं थी। उनका पूरा अहंकार देखिए। छात्रों से मिलने, उनसे बात करने, उनके शिकायतें सुनने के बजाय वो सीधे बच्चों को आतंकवादी तक कह रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि मोदी और शाह के नाम पर हम कुर्सी पर बने रहेंगे। विपक्ष कहता है कि सरकार हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आती है, तो शायद यही भरोसा धर्मेंद्र प्रधान को भी था। लेकिन 12 साल में पहली बार पूरे देश ने देखा कि सत्ता का यह अहंकार टूटा। जनता ने, बच्चों ने, महिलाओं ने मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी की जिसके सामने सरकार को झुकना पड़ा। अब 2029 का लोकसभा चुनाव भी दूर नहीं है। जैन जी एक बहुत बड़ा वोटर ग्रुप बन चुका है। जैन जी की परिभाषा तो आयु से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका असर सिर्फ आयु तक सीमित नहीं है। जैसा कि 8 अगस्त की शाम को राहुल गांधी ने प्रयागराज में कहा कि इस देश की जैन जी इतनी काबिल है कि पूरी दुनिया इसे सलाम ठोकती है, और सच में सलाम ठोकना चाहिए। लेकिन इसी सरकार की नीतियों ने इन्हीं जैन जी के सपनों को, इन्हीं छात्रों के भविष्य को पलीता लगा दिया। पेपर लीक के कारण ना जाने कितने बच्चों की मेहनत पानी में मिल गई। बेरोजगारी के कारण ना जाने कितने घरों की उम्मीदें टूट गई। महंगाई के कारण ना जाने कितने परिवारों की योजनाएं अधूरी रह गई। ये सब अब जनता की स्मृति में दर्ज हो चुका है। इस बीच खबरें आ रही हैं कि बीती रात प्रधानमंत्री मोदी की एक हाई लेवल की अर्जेंट मीटिंग हुई। इसमें उन सांसदों को भी बुलाया गया था जिनके बारे में शंकाएं हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस मीटिंग को लेकर कोई बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन खबर यह है कि जिन सांसदों की मौजूदगी की सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वो सांसद इस मीटिंग से गायब रहे। ये गैर मौजूदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। जब कोई सांसद अपने प्रधानमंत्री की अर्जेंट बैठक से गायब हो, तो इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है, कुछ ऐसा जिसकी भनक अभी बीजेपी के अपने आंतरिक लोगों को भी नहीं है। जो बीजेपी हमेशा अनुशासन की बात करती है, जो बीजेपी अपने कैडर की मजबूती का ढोल पीटती है, उसी बीजेपी में आज अंदर खाने ऐसी बगावत पनप रही है जिसकी कल्पना 6 महीने पहले भी नहीं की जा सकती थी। सच पूछें तो बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत अभी ये है कि वो जिसे अपना समझती है वो अब पराया होता जा रहा है, और जिसे पराया समझती है वो और भी दूर जा रहा है। इस पूरी स्थिति में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 10-11 सालों में बीजेपी ने अपना पूरा ढांचा एक व्यक्ति के इर्द गिर्द खड़ा किया है। हर फैसला मोदी जी के नाम पर, हर विज्ञापन मोदी जी के चेहरे पर, हर योजना मोदी जी के ब्रांड पर। लेकिन जब ये ब्रांड कमजोर पड़ने लगे,
जब जनता का मोहभंग होने लगे तो पूरा ढांचा ही चरमराने लगता है। कोई दूसरा मजबूत विकल्प इस पूरे तंत्र के अंदर बनने ही नहीं दिया गया और यही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। दक्षिण भारत के राज्यों में एकजुटता बन रही है। पंजाब में अकाली दल पहले से रूठा हुआ है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों की सांसदी पर तलवार लटकी है। बीजेपी के अपने 3 सांसद खुले तौर पर बगावत पर उतर चुके हैं। 17 सांसदों की स्थिति डावाडोल है। तमिलनाडु में डीएमके ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ये सारी परिस्थितियां मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही है जिसमें आने वाले 4 दिन बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। CRA संशोधन बिल हो या परिसीमन का मुद्दा हो या फिर छात्रों पर हुई कार्रवाई का जवाब हो, हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है। असल में पिछले कुछ महीनों में जो हुआ है वो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। पहले लगता था कि बीजेपी को हिला पाना नामुमकिन है, कि उसका किला अजय है, कि सत्ता की चाबी हमेशा उसी के पास रहेगी। लेकिन जब जनता जागती है, जब बच्चे उठ खड़े होते हैं, जब विपक्ष एकजुट होता है तो बड़े से बड़े किले की दीवारें भी दरकने लगती है। ये वही समय है जब उन दरारों को साफ देखा जा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या आने वाले 4 दिनों में सरकार वाकई अपने बिलों को पास कराने में कामयाब हो पाएगी? क्या विपक्ष की एकजुटता आखिरी वक्त तक बनी रहेगी? क्या दक्षिण भारत के राज्य वाकई परिसीमन को रोकने में सफल होंगे? क्या बीजेपी के बागी सांसद खुलकर सामने आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमित शाह आखिरकार सदन में आएंगे और विपक्ष के सवालों का सामना करेंगे? ये सारे सवाल अगले 4-5 दिनों में जवाब मांगेंगे। लेकिन एक बात तय है, ये लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गई है। ये लड़ाई अब देश की दिशा तय करने वाली लड़ाई बन चुकी है। ये लड़ाई अब लोकतंत्र के भविष्य की लड़ाई बन चुकी है और इस लड़ाई में जनता का रोल सबसे बड़ा है। कड़ियों को जोड़कर आप बताइए, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? क्या वाकई मोदी सरकार अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है या फिर एक बार फिर से कोई नया दांव सामने आएगा? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।